हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ केमिकल काइनेटिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस उनको मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? काइनेटिक्स का मतलब होता है आपका मोशन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? गति। केमिकल काइनेटिक्स है यहाँ पे, तो इसका क्या मतलब होगा कि जो आपके केमिकल रिएक्शंस हैं उनकी गति के बारे में स्टडी की जाएगी। तो अगर इसको समझें, केमिकल काइनेटिक्स क्या है? केमिकल काइनेटिक्स एक केमिस्ट्री की ही ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन और उससे रिलेटेड जो मैकेनिज़म्स होते हैं वो सारे के सारे किसके अंडर में आते हैं? केमिकल काइनेटिक्स के अंडर में आते हैं। और केमिकल काइनेटिक्स एक केमिस्ट्री की ही एक ब्रांच है। आपने देखा था केमिस्ट्री में मोस्टली बेसिकली होता क्या है? केमिस्ट्री इज़ अनदर नेम ऑफ चेंज। नेम ऑफ चेंज क्यों कहते हैं? आपने देखा था कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, मान लीजिए ये आपके रिएक्टेंट्स हैं R1 प्लस R2 और आपको मिलते हैं प्रोडक्ट P1 एंड P2। तो जो ये रिएक्टेंट्स हैं आपके R1 एंड R2, ये ज़रूरी नहीं है P1 और P2 से मैच करें। तो ये जो प्रोडक्ट्स चेंज हो रहे हैं दूसरे प्रोडक्ट्स में, इनकी आपस में जो प्रॉपर्टीज होंगी वो भी चेंज हो जाएंगी। तो ये जो चेंज है, इन्हीं चेंज की सिस्टमैटिक स्टडी को क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। और जब हम किसी भी चेंज की या केमिकल रिएक्शन की स्पीड के बारे में स्टडी करेंगे या स्पीड से रिलेटेड जो मैकेनिज़म्स हैं उनको स्टडी करेंगे, तो वो जो ब्रांच केमिस्ट्री की है उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे केमिकल काइनेटिक्स। किसी भी केमिकल रिएक्शन को बेसिकली अंडरस्टैंड करने के लिए आपके पास कौन कौन से पैरामीटर होने चाहिए? ये केमिकल रिएक्शन है, आपके पास एक रिएक्टेंट R है और ये एक प्रोडक्ट P में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आप किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्टडी करना चाहते हैं तो आपके पास बेसिकली आपको कौन कौन से पैरामीटर पता होने चाहिए? एक तो आपको पता होनी चाहिए फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब है कि जो गिब्स फ्री एनर्जी होगी डेल्टा जी लेस देन ज़ीरो होना चाहिए एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। किसी भी रिएक्शन के लिए अगर गिब्स फ्री एनर्जी निगेटिव है एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो ये माना जाता है कि वो केमिकल रिएक्शन फिजिबल है, मीन्स वो केमिकल रिएक्शन हो सकती है। दूसरा पैरामीटर होगा आपका एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब है कि अप टू विच एक्सटेंट दिस केमिकल रिएक्शन कैन अकर। इसका मतलब है कि जैसे ये एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो रहा है, ये रिएक्शन कंटिन्यू चल रही है। ये रिएक्शन कब तक चलेगी? ये तब तक चलेगी जब तक कि इक्विलिब्रियम की स्टेट अचीव नहीं कर लेगी। मीन्स जब तक कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम की स्टेट को अचीव नहीं कर लेती है वो कंटिन्यूअस चलती रहती है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? एक्सटेंट। मीन्स कोई भी रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है, इम्पॉर्टेंट पैरामीटर हो गया क्या? फिजिबिलिटी। दूसरा इम्पॉर्टेंट पैरामीटर क्या हो गया आपके पास? एक्सटेंट। अब इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स स्पीड ऑफ रिएक्शन। अब आपको पता है कि कोई भी रिएक्शन आपको गिवन है वो फिजिबल है और कब तक, किस एक्सटेंट तक वो रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्पीड नहीं पता होगी तो आप नहीं बता पाएंगे कि कितने टाइम में रिएक्शन कंप्लीट होगी। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट इससे जुड़ा हुआ ये है कि जब आप किसी भी गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पे रिएक्टेंट्स की स्पीड फाइंड आउट कर लेते हैं तो उस केस में क्या होता है, अगर मान लो आपको किसी भी रिएक्शन को मॉडिफाइड कंडीशंस में करानी है, मींस कुछ कस्टमाइज्ड कंडीशंस हैं,
आपको रिएक्शन का जो रेट है वो कम करना है या ज़्यादा करना है, तो इससे क्या होगा, आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ, ये टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करने से इस तरह से चेंज करें कि इसका रिएक्शन का रेट जो है वो आपकी नीड के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो इस वजह से हम लोग क्या स्टडी करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये सारी बातें करेंगे हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के अंडर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरी पार्ट से। रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, एक्चुअली में अगर क्वांटिटेटिवली मेजर करें तो रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन क्या होता है, फिर से कंसीडर करिए आप कि आपके पास ये एक केमिकल रिएक्शन गिवन है जिसमें रिएक्टेंट आर है और ये कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट पी में। अब आपके पास कोई एक टाइम T1 है, उस टाइम पे आपने माना कि जो ये रिएक्टेंट आर था इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, R1 है, और प्रोडक्ट पी की कंसंट्रेशन कितनी है, P1 है। सिमिलरली एट टाइम T2, अब कुछ समय के बाद आपने ऑब्जर्व किया कि जो रिएक्टेंट था उसकी कंसंट्रेशन R2 हो गई है और जो प्रोडक्ट था उसकी कंसंट्रेशन आपकी P2 हो गई है। तो अब जो ये T1 टाइम था, T1 टाइम से आप कहाँ पे आ गए, T2 टाइम पे आ गए। तो इन दोनों टाइम के बीच टोटल चेंज ऑफ टाइम कितना हो गया, मीन्स कितना टाइम लगा, वो टोटल टाइम कितना लगा आपको, T2 माइनस T1 लगेगा। ये क्या हो गया, इस टाइम के बीच ही तो ये रिएक्शन हुआ है। अब आप देखिए जो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर होगा वो क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन होगा कि जो अब आपके टाइम T2 पे कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की, उसमें से आप T1 टाइम पे जो कंसंट्रेशन थी उसको माइनस कर दीजिए, तो इससे आपको चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स मिल जाएगा। इसी तरह से आपको चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाएगा। तो अब आपके पास क्या क्या पैरामीटर्स हैं इस रिएक्शन में, एक टाइम T1 गिवन है, उस पर आपको कंसंट्रेशन पता है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की। दूसरे कुछ समय के बाद टाइम T2 पे आपको कंसंट्रेशन पता है। तो यहाँ से आपको टोटल चेंज इन टाइम पता चल गया कि कितने टाइम में ये सारा का सारा प्रोसेस आपको मेजर करना है। दूसरा चेंज इन कंसंट्रेशन आपको पता चल गया कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ। तो यहाँ से अगर आपको डिफाइन करना हो कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर, मीन्स जो ये आर है जो किस रेट से या किस दर से कम हो रहा है। किस रेट से कम होने का मतलब है, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में तो क्या होगा, रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो कम होगी, इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। और ये कब तक होता रहेगा, जब तक इक्विलिब्रियम की स्टेट नहीं आ जाती तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। रिएक्टेंट्स आपके कम होते रहेंगे, प्रोडक्ट आपके बढ़ते रहेंगे। तो जो ये रेट होगा या आप कह लें जो आपकी आर के कम होने की स्पीड होगी, तो इसको क्या कहेंगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर। तो ये क्या होगा, तो ये इसमें चेंज कितना आ गया, ऐसे ही तो निकालेंगे आप कि जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की उसमें चेंज कितना हुआ और उसको डिवाइड कर देंगे किससे, टाइम से। तो यहाँ पे टोटल टाइम कितना था, T2 माइनस T1, और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर कितना था, डेल्टा आर। अब यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा, माइनस साइन क्यों आता है, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, इस वजह से यहाँ पे हमेशा एक निगेटिव साइन आएगा, और ये निगेटिव साइन बताता है आपको कि जो स्लोप होगा वो निगेटिव होगा। अब बात करते हैं प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट क्या हो रहा है, आपका प्रोड्यूस हो रहा है, मीन्स इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट अपीयर हो रहा है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, यही होगा। बट ये कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो इस वजह से क्या होगा, ये पॉजिटिव चेंज होगा। ये साइन ऑफ चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप हमेशा याद रखिए, रिएक्टेंट्स के केस में ये नेगेटिव होगा, प्रोडक्ट्स के केस में ये पॉजिटिव होगा। अब आप यहाँ से देखिए, अगर आपको यूनिट कैलकुलेट करनी हो या आप कह लें कि आपको यूनिट फाइंड आउट करनी हो रेट ऑफ रिएक्शन की, तो आप कैसे करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास क्या था, चेंज इन कंसंट्रेशन अपान चेंज इन टाइम। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर,
टाइम की यूनिट क्या होती है आपके पास? सेकेंड होती है। तो यहाँ से यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन कितनी आ जाएगी? रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट आ जाएगी आपकी मोल पर लीटर सेकेंड। ये काफ़ी इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने देखा था रिएक्टेंट्स का जो स्लोप था वो नेगेटिव था, किस तरह से था? इस तरह से ये नेगेटिव स्लोप दिखाया गया आपको। और जो प्रोडक्ट्स का स्लोप था वो क्या था? वो पॉजिटिव स्लोप था। अगर आप एक्स एक्सिस पे टाइम को कंसीडर करेंगे और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को अगर आप वाई एक्सिस पे लेते हैं तो आपको किस तरह का ग्राफ मिलेगा? आपको इस तरह का ग्राफ मिलेगा और वो एक नेगेटिव स्लोप शो करेगा। अब आप देखिए, माना कि टाइम t1, ये टाइम t1 है। t1 पे जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है? r1 है। ये देखिए आप यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है कर्व, तो ये कंसंट्रेशन किसकी होगी? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एट टाइम t1 कितनी है? r1 है। सिमिलरली एट टाइम t2 पे कंसंट्रेशन कितनी है? r2। तो यहाँ से आपको क्या नज़र आया? चेंज इन कंसंट्रेशन कितनी हो गई? डेल्टा आर, यही तो हुई। और चेंज इन टाइम कितना हो गया? डेल्टा टी। तो अगर आप डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी निकालेंगे तो ये क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, क्योंकि स्लोप आपका नेगेटिव है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? आर एवरेज रेट अगर आप निकालना चाहें तो माइनस R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। डिफ्रेंसिएशन के टर्म्स में अगर आप देखेंगे तो आर एवरेज आएगा आपका माइनस d/dt r, और ये स्लोप हमेशा नेगेटिव होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम अपोजिट इसमें होता है प्रोडक्ट्स के केस में। टाइम को आप x पे लीजिए, कंसंट्रेशन आप प्रोडक्ट को आप y पे लीजिए, तो आपको क्या नज़र आएगा? ये आपका टाइम हो गया, ये कंसंट्रेशन हो गई। तो ये पॉजिटिव स्लोप आपको दिखेगा इस तरह से। टाइम t1 पे अगर कंसंट्रेशन कितनी है आपकी? p1 है। और t2 पे कंसंट्रेशन कितनी है? p2 है। ये इंक्रीज हो रही है क्योंकि ये पॉजिटिव स्लोप है। तो इसी तरह से एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा? आर एवरेज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। यूनिट विल बी सेम। एग्जाम्पल से समझिए आप, अगर आपके पास ये केमिकल रिएक्शन गिवन है 2HI गैसियस फॉर्म में है, ये कन्वर्ट हो रहा है आपका हाइड्रोजन और आयोडीन में, ये तीनों ही तीनों गैसियस फॉर्म में है। तो इस रिएक्शन की अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहते हैं तो किस तरह से लिखेंगे? देखिए आप यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर क्या है आपका? जो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2। जब दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं तो एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का प्रोड्यूस हो रहा है और एक मॉलिक्यूल आयोडीन का प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो क्या कर रहा है? उसके तो दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हाइड्रोजन का प्रोड्यूस कितना हो रहा है? एक एक। दोनों मॉलिक्यूल्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं सिंगल सिंगल, वो किसके हैं? हाइड्रोजन और आयोडीन के हैं। तो यहाँ से अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहें तो क्या आएगा? सबसे पहले रिएक्टेंट्स का लिखते हैं। रिएक्टेंट के केस में क्या होगा? नेगेटिव साइन होगा। दूसरा का क्या होगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ HI, और कितने टाइम में ये चेंज हुआ है कंसंट्रेशन HI का। अब इसके दो मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, इस वजह से क्या करेंगे? इसको दो से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर इसके 4 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे होते तो इसको 4 से डिवाइड कर देते, 5 होते तो 5 से डिवाइड कर देते। मीन्स जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उतने से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इनको एक और टर्म नाम दिया गया है, दैट इज़ कॉल्ड स्टोचियोमेट्री कांस्टेंट। ये जो दो है इसको कहते हैं स्टोचियोमेट्री कांस्टेंट। तो दो से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो गया? ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया किसका? रिएक्टेंट्स का हो गया। रिएक्टेंट्स का रेट ऑफ रिएक्शन क्या नजर आया आपका? रिएक्टेंट्स डिसअपियर हो रहे हैं इसलिए निगेटिव है। दो मॉलिक्यूल थे इसलिए हाफ कर दिया। -1/2 डेल HI अपॉन डेल टी। ये क्या है? कंसंट्रेशन है, चेंज इन कंसंट्रेशन। इसके केस में क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन? ये होगा पॉजिटिव, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन डेल्टा टी। सिंगल मॉलिक्यूल है तो डिवाइड करेंगे नहीं। सिमिलरली I2 की लिख लेंगे आप। अगर यहाँ पे 4I2 होता है तो 4 से डिवाइड कर देते हैं और स्लोप पॉजिटिव ही रहता है इसका।
इतनी बात आपको समझ में आ गई कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। अब रेट ऑफ रिएक्शन जो ये होंगे ये इक्वल होंगे। आप किसी भी एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन से आप रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको आयोडीन की कंसंट्रेशन दी गई है और टाइम दिया गया है तो आप रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी कंसंट्रेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से भी आप रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। आप किसी भी प्रोडक्ट से या रिएक्टेंट से रेट ऑफ कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे तो वो वैल्यू आपको हमेशा सेम मिलेगी, ऐसा नहीं है कि वो वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी। तो इस तरह से लिखेंगे। अब थोड़ी एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और देख लेते हैं कि उसकी रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। ये आपको रिएक्शन गिवन है 5 Vr नेगेटिव एक्वस फॉर्म में प्लस VrO3 नेगेटिव एक्वस फॉर्म में प्लस 6H पॉजिटिव एक्वस फॉर्म में, ये कन्वर्ट हो जा रहे हैं आपके किस में 3Vr2 एक्वस फॉर्म में और बनाते हैं 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लिक्विड फॉर्म में। तो इसके लिए अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगा तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इन केस ऑफ रिएक्टेंट्स ऑलवेज नेगेटिव होगा एंड इन केस ऑफ प्रोडक्ट्स द स्लोप विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ से देखिए आप इसके लिए अगर आप लिखना चाहते हैं तो क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई है, यहाँ पे स्टोचियोमेट्री कांस्टेंट 5 है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। रिएक्टेंट्स है तो नेगेटिव साइन आ गया, 5 का मल्टीप्लिकेशन है 5 से डिवाइड कर दिया। और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन आयन अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टाइम है। सिमिलरली इसके केस में क्या होगा, देखिए आप BrO3 के केस में क्या होगा, नेगेटिव क्योंकि रिएक्टेंट है डिसअपियर होगा, कंसंट्रेशन कम होगी तो स्लोप हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। मॉलिक्यूल सिंगल है तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ BrO3 नेगेटिव कितने टाइम में चेंज हो रहा है उसे डिवाइड कर देंगे। 6H पॉजिटिव के केस में क्या होगा, माइनस का साइन आएगा क्योंकि रिएक्टेंट है, ये भी 1/6 से डिवाइड कर देंगे, ये 6 कहाँ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। और चेंज इन कंसंट्रेशन कितने टाइम में चेंज हो रही है, इन दोनों का रेशियो ले लेंगे। अब इस केस में आइए आप प्रोडक्ट्स के केस में, इसमें क्या होगा, स्लोप हमेशा पॉजिटिव रहेगा। 3 मॉलिक्यूल्स हैं तो 3 से डिवाइड कर दीजिए आप, बाकी सेम रहेगा। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Br2 एक्वस डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, कितने टाइम में चेंज हो रहा है। सिमिलरली इन केस ऑफ H2O होगा, देखिए आप 3 मॉलिक्यूल 3 से डिवाइड कर दिया, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म इन डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। तो यहाँ से आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सीख गए कि किस तरह से किसी भी केमिकल रिएक्शन की आप रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से लिखेंगे। और आपको कोई एक कंसंट्रेशन गिवन होगी, वहाँ से आप क्या फाइंड आउट कर लेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। और इस रेट ऑफ रिएक्शन का यूज करके आप अनदर प्रोडक्ट या रिएक्टेंट्स की क्या कंसंट्रेशन भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा वहाँ पे। ये रहा न्यूमेरिकल, ये सॉल्व करना है अपने को यूजिंग द एबव डिस्कशन। जो अभी हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन का डिस्कशन किया है उस पर बेस्ड ये न्यूमेरिकल है। पहले तो आप इसको खुद से सॉल्व करिए, नहीं सॉल्व अगर हो रहा है तो सोल्यूशन तो है ही आपके पास। क्वेश्चन क्या है, द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन CCl4 at 318 Kelvin has been studied by monitoring the concentration of, मीन्स जो N2O5 का डिकम्पोजिशन हो रहा है CCl4 में उसको मॉनिटर किया गया। मॉनिटर करने के बाद पता चला, क्या पता चला कि जो स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन थी N2O5 की वो इतनी थी 2.33 मोल पर लीटर, बट आफ्टर 184 मिनट्स 184 मिनट के बाद जो ये कंसंट्रेशन थी वो कितनी रह गई 2.08 मोल पर लीटर। और रिएक्शन किस तरह से हो रहा था, इस तरह से हो रहा था। ये केमिकल रिएक्शन आपको दिख रहा होगा। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ दिस रिएक्शन। एक तो इस रिएक्शन का आपको एवरेज रेट फाइंड आउट करना है, दूसरा व्हाट इज़ द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस पीरियड, और दूसरा क्या, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 फाइंड आउट करना है। तो इस केमिकल रिएक्शन के लिए अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन राइट डाउन करना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे, चलिए लिखते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या है आपके पास, 2N2O5 गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है 4NO2 गैसियस फॉर्म में प्लस
O2 गैसियस फॉर्म में। अब आपके पास इनिशियली एट टाइम t बराबर 0 पे T1 कह सकते हैं जिसको, T1 बराबर 0 पे कंसनट्रेशन N2O5 की कितनी थी, 2.33 मोल पर लीटर। और 184 मिनट के बाद ये कंसनट्रेशन कितनी हो गई, ये हो गई आपकी 2.08 मोल पर लीटर। अब यहाँ से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ N2O5, डेल्टा N2O5 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 2.33 माइनस 2.08 कितना आ जाएगा आपके पास, 0.25 मोल पर लीटर। चेंज इन टाइम कितना हो गया, 180 मिनट। 180 मिनट में ही तो पूछा था, देखिए आप कितना क्वेश्चन में 180 दिया है कि कुछ और दिया है, 184 दिया है। इट इज़ 184, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। 184 माइनस 0 कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 184। तो डेल्टा टी कितना आया आपका, 184 आ गया। तो यहाँ से अगर आप फाइंड आउट करेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन तो कितना नज़र आएगा आपको, देखिए यहाँ से आप इसकी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए, कितनी आएगी, रिएक्टेंट है तो क्या होगा, माइनस होगा क्योंकि स्लोप नेगेटिव होगा। 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे इनटू कंसंट्रेशन ऑफ, किसकी हो जाएगी कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, N2O5 ऐसे तो लिखेंगे आप। इसकी अगर आप लिखना चाहें रेट ऑफ रिएक्शन तो कैसे लिखेंगे, -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन डेल्टा टी, ऐसे ही तो लिखेंगे आप। नेगेटिव साइन क्योंकि कंसंट्रेशन कम हो रही है, रिएक्टेंट है ये, 2 से डिवाइड कर दिया क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स हैं। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डेल्टा N2O5 आपने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ से चेंज इन कंसंट्रेशन कितना है, डेल्टा टी आपके पास है। डेल्टा टी कितना था आपका, 184 मिनट आया था ना, 184 मिनट, यहाँ पे क्या है 184 मिनट है, ठीक है ना। क्वेश्चन में 184 दिया गया है, इसको आप 180 भी ले सकते हैं, देयर इज नो इशू। ये सिर्फ एक कैलकुलेशन ही करनी है, उस केस में आपको 180 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो कितना आ जाएगा, -1/2, चेंज इन कंसंट्रेशन कितना है 0.25, और यहाँ पे कितना आया था 184, क्योंकि 184 मिनट में पूछा है तो यहाँ पे 184 रखिए आप। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे 184 से तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा, आप डिवाइड करके देखिए आपको रिजल्ट क्या मिलता है, 0.25 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 184, ये रिजल्ट आएगा आपके पास 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट। पर मिनट क्यों आया, क्योंकि आपका जो टाइम था वो मिनट्स में गिवन है, इस वजह से कितना आया पर मिनट, ठीक है। अब आपने एक चीज़ और देखी थी, यही रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर था, अगर आप प्रोडक्ट्स के केस में जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 1/4, क्योंकि 4 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे। देखिए आप यहाँ से इसके केस में अगर आप लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, प्लस क्योंकि प्रोडक्ट है, 1/4 क्योंकि 4 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, यही तो होगा। तो अब आप देखिए इसकी वैल्यू कितनी आपने निकाल ली, इसकी वैल्यू इस वैल्यू के बराबर होगी, और इसकी वैल्यू कितनी आई 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 कितना होगा, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 कितना होगा, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 को आप कहते हैं डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 कितना होगा कि कंसंट्रेशन NO2 की जितनी चेंज हुई और कितने समय में चेंज हुई, उस समय से आप क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 आ जाएगा। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप यहाँ से देखिए, ये जो आपने वैल्यू कैलकुलेट की थी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ये किसके बराबर था, 1/4 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा टी के बराबर था। लेकिन आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपको चाहिए सिर्फ ये वैल्यू, डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा टी ये क्या है आपका, ये आपका है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये वैल्यू इतनी आई थी, तो यहाँ से क्या है 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसमें, तो 4 का जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा
2.71 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट। ये रिजल्ट आपका मिनट में क्यों आया? क्योंकि आपको जो यूनिट गिवन थी वो गिवन थी मिनट्स में, और आप इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसको आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? तो आपको मिनट की जगह क्या पुटअप करना है? 60 सेकेंड पुटअप करना पड़ेगा, और आप रिजल्ट फाइंड आउट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन को। सिंपल मैथमेटिक्स है। अब बात करेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। जो रेट ऑफ रिएक्शन है, या आप कह सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो फैक्टर्स हैं, नंबर 1 इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। मीन्स जो रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं किसी प्रोड्यूस को बनाने के लिए, तो उनकी जो कंसंट्रेशन होगी उस पर डिपेंड करेगा क्या? रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, पहला पॉइंट क्या हो गया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है, या किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है, वो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट होती है। उनके कम या ज़्यादा होने से रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंज हो जाता है। अगर आपके रिएक्टेंट्स गैसियस फॉर्म में गिवन है तो ये प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन आपका प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा। दूसरा क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर आप चेंज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो जाता है, या आप कह सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है वो भी चेंज हो जाती है। तीसरा इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट की बेसिक डेफिनेशन यही है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? कैटालिस्ट यूज़ करते हैं। तो जब भी आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में कैटालिस्ट ऐड कर देंगे तो क्या होगा? उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं ये क्या बताते हैं आपको? ये पैरामीटर्स आपको बताते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है वो कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और कैटालिस्ट पे डिपेंड करती है, और गैसियस फॉर्म में रिएक्टेंट है तो वो प्रेशर पे भी डिपेंड करती है। अब बात करेंगे रेट लॉ या रेट इक्वेशन की, कि जो रेट लॉ है या रेट एक्सप्रेशन है या रेट इक्वेशन है उसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। अब मानिए आप कंसीडर करिए कि आपके पास एक केमिकल रिएक्शन गिवन है इस तरह से, ए स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी एरो स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। जो ए बी सी डी स्मॉल लेटर्स हैं ये क्या है आपके? ए बी सी डी ये आपके स्टोचियोमेट्रिक कांस्टेंट हैं, या आप कह सकते हैं इनको स्टोचियोमेट्री कोएफिशिएंट्स कह सकते हैं। जो आपके ए और बी हैं, कैपिटल ए और बी क्या है आपके? रिएक्टेंट्स हैं। कैपिटल सी और डी आपके प्रोडक्ट्स हैं। तो आपको यहाँ से एक चीज़ नज़र आएगी, क्या नज़र आएगी? रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाता है कब? अगर आप रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर देंगे। मीन्स जो आपके पास रिएक्टेंट ए और बी गिवन है, अगर आप इसकी कंसंट्रेशन को कम कर देंगे तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है या इस रिएक्शन की स्पीड है वो क्या होगी? कम हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप ये कैपिटल ए और कैपिटल बी की कंसंट्रेशन को आप बढ़ा देंगे तो आपको नज़र आएगा कि रिएक्शन की जो स्पीड है वो भी बढ़ जाती है। रिएक्शन की स्पीड कब बढ़ेगी? जब आप रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ से अगर आपको लिखना हो रेट एक्सप्रेशन तो आप किस तरह से लिखेंगे? काफ़ी रिसर्च के बाद साइंटिस्ट ने पाया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसको इस तरह से लिख सकते हैं आप। जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो हमेशा अनुक्रमानुपाती होता है या प्रोपोर्शनल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए रेज टू पावर एक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी रेज टू पावर वाई। अब जो ये एक्स और वाई हैं ये
स्मॉल ए और स्मॉल बी के बराबर नहीं होंगे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ध्यान देने वाली क्या है कि जो पावर आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ए के ऊपर लगाई है एक्स, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन बी की पावर है बाई, तो जो ये एक्स और बाई की वैल्यू है ना, इनका ए और बी से कोई लेना देना नहीं है। मीन्स ये इसके बराबर हो सकती है, कोइंसिडेंस है। अगर इसके बराबर स्मॉल ए और स्मॉल बी के बराबर एक्स, स्मॉल एक्स या स्मॉल वाई है, तो इट इज़ ए जस्ट ए कोइंसिडेंस। ये बराबर इसके हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, दोनों ही बातें हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये कांस्टेंट्स हैं, कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। आर्बिट्रेरी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया वेरियस केमिकल रिएक्शंस के लिए कि एक्स और वाई की एक्चुअल में वैल्यू है क्या। तो इस रिएक्शन के लिए अगर आप रेट लॉ लिखना चाहते हैं इस रिएक्शन के लिए, तो आप किस तरह से लिखेंगे? तो रेट लॉ आपका लिखा जाएगा माइनस, या रेट लिखना चाहते हैं, पहले रेट को आप राइट डाउन कर लीजिए। रेट लिखना चाहते हैं आप, रेट प्रोपोर्शनल टू होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो आपको क्या नज़र आएगा, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, रेट इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर एक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर वाई। अब रिएक्टेंस का जो रेट होगा या रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा इन केस ऑफ रिएक्टेंट्स। इसको डिफरेंशियल फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस डी ओ बाई डी टी आर इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर एक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वी रेज टू पावर वाई। अब के क्या है यहाँ पे, के आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रेट कांस्टेंट। ये इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है आपका, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स में, रेट कांस्टेंट। तो यहाँ से रेट लॉ का एक्सप्रेशन क्या मिला आपको, माइनस डी ओ बाई डी टी आर इक्वल्स टू है आपके सामने के कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर एक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर वाई। अब बात करते हैं एक्स और वाई की। एक्स और वाई क्या थे एक्चुअल में, आपको पता था ना कि एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट की जाती है। अब इनके बारे में अगर आपको आ जाता है एग्जाम में कि रेट लॉ, रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन क्या है, इनको आप थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करिए, तो आप कुछ लाइंस ये वाली ऐड कर सकते हैं इसमें। रेट लॉ इज़ द एक्सप्रेशन इन विच reaction rate is given in terms of molar concentration of reactants with each term raised to some power which may or may not be same as the stoichiometric coefficients of the reacting species in a balanced chemical equation। ये वही बात है, जो बात आपको ये फार्मूले में नज़र आ रही है, इसको अगर आप थ्योरेटिकली लिख देंगे तो आपके जो वर्ड्स होंगे वो इस तरह के होंगे। अगर आपको रिएक्शन पता है तो आप ये डेफिनेशन आराम से लिख सकते हैं, देयर इज नो इशू एट ऑल। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रेट लॉ फॉर एनी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन है तो उसके लिए जो रेट लॉ होगा कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड बाय मेरली लुकिंग एट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मीन्स कोई भी आपको केमिकल इक्वेशन गिवन है या केमिकल रिएक्शन आपको गिवन है और वो भी बैलेंस्ड फॉर्म में है, तो सिर्फ आप रिएक्शन को देख के किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे? क्योंकि आपने देखा था रेट लॉ में दो अननोन कांस्टेंट हैं एक्स और वाई, जो पावर्स में गिवन है। मीन्स कंसंट्रेशन की पावर क्या थी वहाँ पे, ए की पावर एक्स थी और बी की पावर वाई थी। तो ये जो एक्स और वाई की वैल्यू है ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट की जाती है। इस वजह से आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को देख के, केवल रिएक्शन देख के आप नहीं बता सकते हैं कि उसका जो रेट लॉ है वो आप किस तरह से लिखेंगे। तो इसके लिए क्या चाहिए होगा, आपको एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए होगी। जब तक आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू नहीं है आप रेट लॉ को राइट डाउन नहीं कर सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर की बात करें, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, जैसे
कोई भी रिएक्शन जीरो ऑर्डर की हो सकती है, फर्स्ट ऑर्डर की हो सकती है और सेकेंड ऑर्डर की हो सकती है। अब अगर आपके पास रेट ला इस तरह से गिवन है, रेट इक्वल्स टू, ये क्या था रेट आपका, माइनस डी ओ बाई डी टी आर। तो रेट इक्वल्स टू के ए की पावर एक्स इंटू बी रेस टू पावर वाई। ए और बी क्या है, कैपिटल बी, ये आपके रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन है। जब आप इस तरह के ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये कहलाती है कंसंट्रेशन। सिमिलरली फॉर द वी, तो अगर आप इस रेट लॉ को देख के या रेट एक्सप्रेशन को देख के किसी भी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ऑर्डर आपको क्या मिलेगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर होगा एक्स प्लस वाई। अगर आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू है तो उन दोनों का जो सम होगा वो क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए क्या होगा, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए एक्स प्लस वाई जीरो ही आएगा। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए एक्स प्लस वाई क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। सेकेंड ऑर्डर के लिए एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, यही तो आ जाएगा। अब अगर आप यूनिट कैलकुलेट करना चाहते हैं फॉर ईच ऑर्डर, जो भी आपको केमिकल रिएक्शंस गिवन है और वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स की हैं, तो किस तरह से जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट चेंज हो जाती है। आपने देखा था यहाँ से कि जो रेट कांस्टेंट है वो क्या है, यहाँ से देखिए आप, रेट कांस्टेंट की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करना चाहें तो आपको क्या नज़र आएगी, देखिए यहाँ से के आ जाएगा आपका रेट ऑफ इक्वेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए एक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई, यही तो आ जाएगा। यहाँ से आपको क्या नज़र आएगा, ये कंसंट्रेशन है ए की, ये कंसंट्रेशन है बी की, यही तो है ना। अब यहाँ से आप देखिए यूनिट अगर आप फाइंड आउट करना चाहें तो किस तरह से आएगी, देखिए मोल पर लीटर ये क्या है, रेट है। मोल पर लीटर पर सेकेंड क्या था, रेट था। कहाँ से नज़र आया आपका, ये रहा रेट। ये किस रेट की यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड, यही तो यूनिट होगी रेट की। देखिए आप, ये रहा, इनटू कर देंगे 1 अपान मोल पर लीटर क्या थी, कंसंट्रेशन। दोनों कंसंट्रेशन ही तो है आपके पास, ये भी कंसंट्रेशन है, इसकी यूनिट क्या है, मोल पर लीटर, इसकी यूनिट क्या है, मोल पर लीटर। तो इन दोनों के अगर ऊपर पावर एक्स और वाई है तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर रेस टू पावर एक्स प्लस वाई ही तो हो जाएगा। अब जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए आपको पता है ये एक्स प्लस वाई क्या होगा, जीरो होगा, तो यहाँ पे रख दीजिए जीरो, मोल पर लीटर रेस टू पावर जीरो। तो यहाँ से अगर आप यूनिट देखना चाहें तो रेस टू पावर जीरो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से यूनिट क्या आ जाएगी, मोल पर लीटर और पर सेकेंड, यही तो आ जाएगी। फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए क्या आ जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए क्या होगी, रेट की यूनिट, रेट क्या था, मोल पर लीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई 1 अपान कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की पावर कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस वाई, और ऑर्डर 1 है तो एक्स प्लस वाई 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप, क्योंकि आपने क्या निकाला था, 1 अपान रेट अपान कंसंट्रेशन की पावर एन, कंसंट्रेशन की पावर एन मतलब एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1। फर्स्ट ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पे देखिए आप, मोल पर लीटर पर सेकेंड इंटू 1 अपान मोल पर लीटर की रेस टू पावर 1। तो ये वन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगी, पर सेकेंड। मीन्स फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो आपका क्या है, रेट कांस्टेंट है, उसकी जो यूनिट है वो कितनी होगी, पर सेकेंड मिलेगी आपको। सिमिलरली फॉर द सेकेंड ऑर्डर, यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, मोल -1 लीटर सेकेंड -1। इसका मतलब क्या हो गया, लीटर पर मोल पर सेकेंड इन केस ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। बाकी चीज़ें देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।